शायद बाबूजी को सच में कुछ चाहिए होगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उसने इस विचार से खुद को समझाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन उसका अवचेतन मन, उसकी आत्मा किसी अनहोनी की आशंका से कांप रही थी। वो जानती थी कि ये सिर्फ दर्द या जरूरत का बुलावा नहीं है। अंदर आ जाओ बहू। सुरेंद्र की भारी गहरी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को बुला रहा हो। कविता की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली और झिझकते हुए कमरे में कदम रखा। कमरा पुराने फर्नीचर और सरसों के तेल की मिली-जुली गंध से भरा हुआ था। सुरेंद्र बिस्तर पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसे कविता आज तक समझ नहीं पाई थी। बैठो। उन्होंने अपने बिस्तर के पास एक खाली जगह की ओर इशारा किया। वो जगह इतनी पास थी कि कविता को उनकी सांसों की गर्मी महसूस हो सकती थी। वो डरते डरते साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ते हुए बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लाया हूं। सुरेंद्र ने अपने तकिए के नीचे से एक छोटा, कागज में लिपटा पैकेट निकाला। यह तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। कविता के मन में शक का सांप फुफकारने लगा। इसकी इसकी क्या जरूरत थी बाबूजी? क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? उन्होंने पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। खोलकर देखो तो सही। कविता के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे कांपते हाथों से पैकेट खोला। जैसे ही कागज हटा, अंदर की चीज देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक चमकीले काले सैटन की बरा। उसकी डिजाइन इतनी आधुनिक और उत्तेजक थी कि कविता ने शहर में ऐसी चीजें सिर्फ दुकानों की खिड़कियों में देखी थी। उसके गाल शर्म और अपमान की आग से तपने लगे। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे भरी सभा में निर्वस्त्र कर दिया हो। जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो मूर्ति की तरह अवाक बैठी रही। सुंदर है ना? सुरेंद्र ने फुसफुसाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उनका स्पर्श ठंडा और चिपचिपा था। मैंने सोचा था कि ये तुम पर, तुम्हारी इस दूध जैसी गोली देह पर बहुत अच्छा लगेगा। कविता ने एक झटके से अपना हाथ खींच लिया, जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। बाबूजी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और डर का मिला-जुला भाव था। सुरेंद्र बेशर्मी से हंस दिए। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है बहू? मैं अंधा नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम अकेली हो। विक्रम तो सरहद पर देश की सेवा कर रहा है, लेकिन तुम्हारी इस खिलती जवानी का क्या? तुम्हारी भी तो कुछ जरूरतें हैं, कुछ इच्छाएं हैं। मैं तुम्हारा अकेलापन समझता हूं और उसे दूर करना चाहता हूं। ये शब्द कविता के कानों में गर्म पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके सम्मान और उसके अस्तित्व पर एक हमला था। वो अपमान की ज्वाला में जलती हुई खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान को वो अपने पिता का दर्जा देती थी, जिसके पैर छूकर वो दिन की शुरुआत करती थी, उसके मन में इतनी घिनौनी और गंदी नीयत हो सकती है। छी बाबूजी! ये कहते हुए उसका गला भराया और आवाज टूट गई। ठीक उसी पल, जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो, बगल के कमरे से उसके 5 साल के बेटे रोहन की नींद में डूबी आवाज आई। माँ! रोहन, रोहन जाग गया। मुझे जाना होगा, कहकर वो लगभग दौड़ते हुए उस घुटन भरे कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर उसने अंदर से कुंडी लगा दी और दरवाजे से पीठ टिकाकर जमीन पर बैठ गई। उसके रोने की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसका पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उस काली ब्रा की तस्वीर एक बुरे सपने की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रही थी, और उसके ससुर के वो घिनौने शब्द हथौड़े की तरह उसके आत्मसम्मान पर चोट कर रहे थे। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में एक युद्ध छिड़ गया था। एक तरफ पति के प्रति वफादारी, परिवार की इज्जत और सामाजिक मर्यादा की दीवारें थीं, और दूसरी तरफ उसका अकेलापन और यौवन की वे अतृप्त इच्छाएं थीं, जिन्हें सुरेंद्र के शब्दों ने कुरेदकर फिर से जगा दिया था। यहीं 55 वर्षीय सुरेंद्र रहते थे। उनका परिवार छोटा था। एकमात्र बेटा विक्रम, जो भारतीय सेना में एक जांबाज अफसर था, उसकी खूबसूरत और सुशील बहू कविता, और उनका 5 साल का प्यारा पोता रोहन, जो घर की रौनक था। 3 साल पहले सुरेंद्र की पत्नी लंबी बीमारी के बाद चल बसी थीं। तब से उनके दिल और घर में एक गहरा, कभी न भरने वाला सूनापन बस गया था। एक समय का हंसता खेलता घर अब उन्हें काटने को दौड़ता था। दीवारों पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर से वो घंटों बातें करते, लेकिन खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं मिलता। विक्रम अपनी नौकरी के कारण ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। जब भी वो छुट्टी पर घर आता, घर में फिर से जिंदगी लौट आती, लेकिन उसके जाते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता। कविता उस गांव की सबसे खूबसूरत महिला थी। उसकी दूध जैसी गोरी त्वचा, झील सी गहरी काली आंखें और उसका सधा हुआ आकर्षक शरीर किसी भी पुरुष के मन में हलचल मचाने के लिए काफी था। लेकिन उसकी सुंदरता से ज्यादा उसकी सीरत की चर्चा होती थी। वो अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी और घर की सारी जिम्मेदारियां बिना किसी शिकायत के हंसते हुए निभाती थी।
इस बार भी विक्रम की छुट्टी खत्म होने से पहले ही सरहद पर तनाव बढ़ने के कारण ड्यूटी से बुलावा आ गया। वो भारी मन से अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर चला गया। विक्रम के जाने के बाद घर का सूनापन सुरेंद्र को और भी ज्यादा खाने लगा। दिन तो कट जाता, लेकिन रातें पहाड़ जैसी लगतीं। इसी अकेलेपन और खालीपन में उनके मन में एक जहरीले बीज ने अंकुर लेना शुरू कर दिया था। उनकी नजरें अब अपनी बहू को एक अलग ही ढंग से देखने लगी थीं। कविता का यौवन, उसकी खूबसूरती और उसकी निकटता ने मिलकर उनके मन में एक गंदी नीयत को जन्म दे दिया था। उन्होंने सोचा, यही मौका है जब वो अपनी अधूरी इच्छाओं की आग को बुझा सकते हैं। उस रात रोहन के सो जाने के बाद सुरेंद्र ने कविता को बुलाया और कहा, बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। रोहन सो जाए तो थोड़ी देर मेरे पैर दबा देना। कविता, जो हमेशा अपने ससुर की सेवा करती थी, सीधे मन से बोली, ठीक है बाबूजी, मैं रोहन को सुलाकर अभी आती हूं। सुरेंद्र का दिल खुशी से नाच उठा। वो बिस्तर पर लेट गए और उनके मन में अशुद्ध विचारों का जाल बुनने लगा। उन्होंने मन ही मन कहा, आज रात मैं कविता को अपना बना लूंगा। लगभग 1 घंटे बाद कविता रोहन को सुलाकर सुरेंद्र के कमरे में आई। सुरेंद्र ने उसे बिस्तर के पास बुलाया और अपने पैर उसकी गोद में रख दिए। कविता ध्यान से उनके पैर दबाने लगी। तभी सुरेंद्र ने बात शुरू की, बहू, तुम्हारे और विक्रम के बीच कोई समस्या तो नहीं है? कविता ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं बाबूजी, सब ठीक है। आपसे किसने कहा कि हमारे बीच झगड़ा है? सुरेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, मैंने सोचा रोहन 5 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक दूसरे बच्चे की कोई खबर नहीं आई, इसीलिए पूछा। कविता शर्माते हुए बोली, बाबूजी, वो जब घर आते हैं बहुत थके हुए होते हैं और कुछ ही दिनों में तो उन्हें वापस जाना पड़ता है। मैं भी यही सोच रहा था। मेरा बेटा जरूर पागल है जो गांव की सबसे खूबसूरत दूध जैसी गोरी जवान लड़की को अकेला छोड़ जाता है। तुम जैसी लड़की को देखकर तो हम बूढ़ों का भी मन डोल जाता है। ये बातें सुनकर कविता के मन में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे लगा कि इन शब्दों में सिर्फ तारीफ नहीं, कुछ और भी है। तभी रोहन की आवाज सुनाई दी और वो बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन सुरेंद्र के शब्द कांटों की तरह उसके मन में चुभ गए थे। अगली सुबह जब कविता सुरेंद्र के लिए खाना लेकर आई तो उसने उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी जो उसे असहज कर गई। वो शर्मा गई, लेकिन सुरेंद्र ने इसका गलत मतलब निकाला। उन्होंने सोचा कि शायद कविता के मन में भी कुछ है। उनकी वासना की आग और भी भड़क उठी। उन्होंने तय कर लिया कि आज शाम वो अपनी इच्छा पूरी करके ही रहेंगे। उन्होंने कविता से कहा, मैं बाजार जा रहा हूं, कुछ चाहिए तो बताओ। कविता बोली, बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस रोहन के लिए कुछ कपड़े ले आइएगा। सुरेंद्र बाजार गए। गांव के रास्ते पर चलते हुए उनके मन में उथल-पुथल मची थी। वो सब्जियां खरीदने के बाद एक कपड़े की दुकान पर गए। वहां उन्होंने पोते के लिए कपड़े देखे, लेकिन उनकी नजरें महिलाओं के अंतर वस्त्रों पर जा टिकीं। उन्होंने झिझकते हुए दुकानदार से एक काली ब्रा दिखाने को कहा। दुकानदार ने कई तरह की ब्रा दिखाईं, लेकिन सुरेंद्र की आंखों में एक खास डिजाइन बस गई थी। उन्होंने उसे खरीद लिया जैसे कोई जंग जीत ली हो। घर लौटते हुए उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर आकर उन्होंने कविता को रात में अपने कमरे न आने के लिए कहा, क्योंकि वो उसके लिए कुछ लाए थे। और इस तरह उस रात की वो भयावह घटना घटी जिसने कविता की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से आगे सिर्फ अंधेरा था। वर्तमान। उस रात के बाद से घर का माहौल जहरीला हो गया था। कविता एक जीती जागती लाश बन गई थी। वो दिन भर खुद को कामों में डुबोए रखती ताकि उसे सुरेंद्र का सामना न करना पड़े। लेकिन वो जहां भी जाती उसे महसूस होता कि एक जोड़ी भूखी आंखें उसका पीछा कर रही हैं। खाने की मेज पर सुरेंद्र उसे इस तरह घूरते कि कविता का निवाला गले में अटक जाता। रोहन की मासूम बातें ही उस खामोशी को तोड़ती थीं। सुरेंद्र समझ रहे थे कि कविता उनसे बच रही है, लेकिन उनके अंदर की आग बुझने के बजाय और भड़क रही थी। एक दिन दोपहर में जब कविता आंगन में कपड़े धो रही थी, सुरेंद्र उसके पास आकर खड़े हो गए। बहू, तुम मुझसे इस तरह दूर क्यों भाग रही हो? उन्होंने बहुत नर्म आवाज में पूछा, जैसे वो सच में उसकी परवाह करते हों। कविता बिना कोई जवाब दिए अपना काम करती रही। सुरेंद्र ने फिर कहा, मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं, तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूं। इस बार कविता के सब्र का बांध टूट गया। वो घूमी। उसकी आंखें पूरी रात रोने के कारण लाल थी, लेकिन उनमें अब डर की जगह एक दृढ़ता थी। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, बाबूजी, आप मेरे ससुर हैं, मेरे पिता के समान। आपका सम्मान मेरे लिए सबसे बढ़कर है।
कृपया ऐसी बातें न करें जो हमारे इस पवित्र रिश्ते को कलंकित करें। अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मुझे ये घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। सुरेंद्र ने नहीं सोचा था कि कविता इतनी स्पष्टता से जवाब देगी। उनका चेहरा अपमान से पीला पड़ गया। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन उनके दिल में अभी भी एक छोटी सी आग जल रही थी, जो शायद कभी नहीं बुझेगी। कविता समझ गई कि इस घर की दीवारों के भीतर अब उसका सम्मान सुरक्षित नहीं है। उस शाम उसने हिम्मत करके विक्रम को फोन किया। वो पूरी बात तो नहीं बता सकी, बस रोते हुए इतना कहा कि उसका अकेले मन नहीं लग रहा है और वो शहर में विक्रम के पास कहीं रहना चाहती है। विक्रम ने अपनी पत्नी की आवाज में छिपे दर्द और डर को महसूस कर लिया और तुरंत मान गया। कुछ ही दिनों में विक्रम की मदद से कविता और रोहन गांव छोड़कर शहर के एक किराए के घर में रहने चले गए। वहां विक्रम हर हफ्ते उनसे मिल पाता था। एक नए सुरक्षित माहौल में आकर कविता ने राहत की सांस ली। उसने अपने पति और बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू की, जहां डर का साया नहीं था। और रामपुर के उस बड़े सूने घर में सुरेंद्र बिल्कुल अकेले रह गए, अपने बुढ़ापे, अपने अकेलेपन, अपनी अधूरी वासना और अपनी घिनौनी नीयत के साथ। उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और कड़वी सीख मिली थी। वासना की आग कभी शांति नहीं देती, बल्कि वो सब कुछ जलाकर जिंदगी को और भी सूना और राख कर देती है। अपनी एक गलती के कारण उन्होंने अपना हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए खो दिया था, और अब उनकी बाकी की जिंदगी उसी अंतहीन पछतावे में बिताने के लिए अभिशप्त थी।